बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। आज हमारी HSSC की 49वीं क्लास है और हमारा हिंदी का जो टॉपिक है भाषा, पहला टॉपिक है भाषा। इसका जो विषय है हिंदी के चरण, हिंदी के चरण यानी कि हिंदी भाषा तक पहुंचने में हमें कितने चरणों से गुजरना पड़ा। क्योंकि हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया था। इससे पहले हिंदी भाषा तक पहुंचने में हमें कितने चरणों से गुजरना पड़ा। हिंदी भाषा का जो प्रथम चरण है वैदिक संस्कृत है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत भाषा के रूप में प्रयोग होता था। वैदिक संस्कृत जिसमें वेदों की रचना हुई। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद जिसमें 10 मंडल हैं, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। उसके बाद 9वां जो मंडल है सोमरस, वनस्पति का देवता सोम। 10वां मंडल पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है। ऋग्वेद की रचना वैदिक संस्कृत में हुई। उसके बाद संगीत का संबंध सामवेद से है। गद और पद का उल्लेख यजुर्वेद में है। और जो अथर्ववेद है, चौथा जो वेद है, उसमें राजा का राज तिलक है, तंत्र मंत्र, जादू टोने इत्यादि शब्दों का उल्लेख है। एक हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो पांडवों में सबसे अंतिम जो राजा था परीक्षित, जो अभिमन्यु का पुत्र था, उसका उल्लेख किस वेद में है? तो आपको याद रखना है कि उसका उल्लेख अथर्ववेद में है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में होता है। तो वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई। उसके बाद आता है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत एक तो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना लौकिक संस्कृत में हुई। दूसरा चरण है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का जो विवेचन हुआ है वो प्रथम जो व्याकरणाचार्य है पाणिनि, उनकी जो रचना थी अष्टाध्यायी, उसमें लौकिक संस्कृत का विवेचन हुआ है। उसमें 48 ध्वनियां थी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़े लेवल पर भाई PGT का एग्जाम देते हो या फिर प्रोफेसर, PhD, MPhil, तो इस तरह के एग्जाम में ये थोड़ा सा और ज्यादा वाइड चला जाता है। बाकी तुम्हें ये ध्यान रखना है लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। उसके बाद आती है पाली। पाली का जो शाब्दिक अर्थ होता है, पाली का शाब्दिक अर्थ होता है, ये होता है बुद्ध वचन। बुद्ध के वचन है, ये पाली भाषा में है, यानी कि बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा थी। इसी भाषा में महात्मा बुद्ध ने त्रिपिटक की रचना की थी। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, पिटक 3 है। त्रिपिटक की यानी 3 पिटकों की रचना की थी पाली भाषा में। उसके बाद आती है, चौथे नंबर पे आती है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा देखो, प्राकृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा यदि आपसे पूछा जाए तो प्राकृत भाषा ही सबसे प्राचीन भाषा, यानी कि इसका अर्थ होता है कि पूर्व, प्राक पूर्व कृतम प्राकृत, यानी कि जो पहले से बनी हुई है, पहले से कृत माने जिसका पहले से निर्माण हुआ है, पहले से बनी हुई जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है। इसमें जो महावीर स्वामी है, जो 24वें तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म के, तो उनकी भाषा प्राकृत भाषा थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, प्रथम थे ऋषभदेव। तो प्राकृत भाषा का मतलब है प्राक पूर्व कृतम प्राकृत। इसमें एक बात बताई गई है कि जिस प्रकार जल सागर से ही निकलता है और सागर में मिल जाता है,
उसी प्रकार सभी भाषाएं, इसका एक श्लोक है जो मुझे ध्यान नहीं है, सभी भाषाएं प्राकृत से निकलती हैं और प्राकृत में मिल जाती है। तो सबसे जो प्राचीन भाषा है वो प्राकृत भाषा है, जैन धर्म की भाषा है, ठीक है। उसके बाद आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश जो भाषा है, एक तो ज्यादातर इसका वो है, इस भाषा का जो प्रयोग है वो आदिकाल में हुआ है, ठीक है। तो अपभ्रंश नाम से विदित है। अपभ्रंश का मतलब है कि जो संस्कृत भाषा के मानक शब्द हैं उनसे विपरीत संस्कृत यूथ कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि जो जिसमें अपशब्दों या क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया गया है, संस्कृत के मानक शब्दों से अलग क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसे अपभ्रंश भाषा आदिकाल की भाषा है। उसके बाद भारत की भिन्न भिन्न बोलियां आती हैं। उसके बाद भारत की भिन्न भिन्न बोलियां आती हैं, और भारत की भिन्न भिन्न बोलियां इसमें आ गई हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उसके बाद आ गई कुमाऊनी, गढ़वाली, मगही, मैथिली, भोजपुरी। ये सारी बोलियां प्रचलित आई, प्रचलन हुआ उनका। और इसके बाद 1949 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। जो प्राकृत भाषा है, इसे जो प्राकृत भाषा है इसको मध्यकालीन आर्य भाषा कहा जाता है, ठीक है। आर्य भारत में 1500 ईस्वी पूर्व आए थे। उसके बाद में अपभ्रंश जो भाषा है, अपभ्रंश भाषा है, ये मध्यकालीन और आधुनिक के जो बीच की भाषा है उसको अपभ्रंश भाषा कहा जाता है। भारत की भिन्न भिन्न बोलियां, इसको हम आधुनिक आर्य भाषा के नाम से जानते हैं, आधुनिक आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। इसका समय 1000 ईस्वी से शुरू होता है, ठीक है। पाली का 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक चलता है, और उसके बाद जो प्राकृत है 1 ईस्वी से इसको 500 ईस्वी तक मानते हैं, और अपभ्रंश को 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानते हैं। और 1000 ईस्वी के जो बाद है वो आधुनिक आर्य भाषा या भारत की भिन्न भिन्न बोलियां। क्योंकि ये जो इसका जो समय सीमा होती है ना, इसमें तो मतभेद भी होते हैं विद्वानों के, कोई समय कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है, ठीक है। तो समय पे ज्यादा ध्यान ना देकर ये ध्यान रखना है, प्रथम चरण वैदिक संस्कृत है जिसमें वेदों की रचना हुई, दूसरा चरण लौकिक संस्कृत है जिसमें रामायण महाभारत की रचना हुई, पाली जो भाषा है वो बौद्ध धर्म की भाषा है, इसमें त्रिपिटकों का निर्माण हुआ, इसमें अभिधम पिटक है, सूत पिटक है, विनय पिटक है, 3 पिटक है। और उसके बाद में जैन धर्म की जो भाषा है प्राकृत भाषा, प्राक पूर्व कृतम प्राकृत, जो पहले से बनी हुई है, जो सबसे प्राचीन भाषा है, प्राकृत भाषा मानते हैं, ठीक है। उसके बाद अपभ्रंश आती है जिसमें क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग है, और उसके बाद भिन्न भिन्न बोलियां आती है। तो ये टोटल हिंदी भाषा के चरण हो गई 1, 2, 3, जैन धर्म 4, 5 और 6 चरण है। यदि पूछा जाए वैदिक संस्कृत से हिंदी तक पहुंचने में कितने चरणों से गुजरना पड़ा, तो 5 चरणों से।